क्लारकल का पुनर्बलन सिद्धांत। पुनर्बलम प्रबलन सबलीकरण में बल लगता है तो हल चलता है। क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। पुनर्बलन को क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। चालक न्यूनता सिद्धांत, प्रबलन ह्रास का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत भी। परिष्कृत सिद्धांत रिफॉर्म थ्योरी, यथार्थ रियलिटी थ्योरी, तार्किक निबंधात्मक सिद्धांत ने लॉजिकल डिडक्शन थ्योरी, आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत यानी कि नीड डिडक्शन थ्योरी, जैविकी अनुकूलन सिद्धांत यानी कि बायोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, गणितीय सिद्धांत मैथमेटिकल शिफ्ट थ्योरी। तो गणितीय सिद्धांत भी पुनर्बलन को कहते हैं। आवश्यकता न्यूनीकरण तो पुनर्बलन के सिद्धांत को क्लारकल ने 1943 में प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार के सिद्धांत नामक किताब में दिए। 1951 में अपनी अंतिम पुस्तक बिहेवियरिज्म सिस्टम नामक किताब में इस सिद्धांत को विकसित किया। कुछ किताबों 1915 लिखा हुआ था वो जो गलत है। थॉर्नडाइक ने कहा उद्दीपक देख के अनुक्रिया होती है, लेकिन क्लार्क कहते हैं कि अनुक्रिया है वो आवश्यकता का कारण होती है, ऐसा कहते हैं क्लार्कल। आप तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी सामने इसके लिए नहीं बल्कि उसकी जरूरत है इसके लिए कर रहे हैं। ये वैकेंसी तो औरों के सामने भी है लेकिन वे तो नहीं कर रहे क्योंकि किसी को और आवश्यकता है ही नहीं और आपको आवश्यकता है। ये बुलबुलिया है जिसमें चूहे को सामने भोजन दिया गया, सुगंध से वो आगे चला। और सफल कदम क्या देता है? पुनर्बलन देता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक है वो शांत हो जाता है यानी भूख बंद हो जाती है। भोजन की आवश्यकता से जुड़ा चालक भूख और पानी की आवश्यकता से जुड़ा चालक है ड्राइव वो प्यास है। तो भूख और प्यास, हंगरी ने थ्रस्ट, ये दोनों ही ड्राइवर है। उन्हीं वस्त्रों से जुड़ा जो चालक है वो सर्दी है। पंखे की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है वो गर्मी है। आवश्यकता की पूर्ति होती है चालक शांत हो जाता है। आवश्यकता से चालक, आवश्यकता हुई तो भूख लगी, उसके बाद क्रिया हुई यानी भोजन किया और उससे लक्ष्य तक पहुंचे, उद्देश्य प्राप्त हुआ और उसके बाद चालक न्यून हो गया। नीड ड्राइव, फिर एक्टिविटी, गोल, फिर रिड्यूस्ड ड्राइव। इस केंद्र के सिद्धांत में मुख्य शब्द के पुनर्बलन और क्लारकल के पुनर्बलन वाले सिद्धांत में मुख्य शब्द की आवश्यकता। बालक की आवश्यकता अनुसार शिक्षण प्रदान करना। इस सिद्धांत में लक्ष्य या उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक व पावलोव के दिगम सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने महत्वपूर्ण सूत्र दिया बी बराबर डी इंटू एच, बी एन व्यवहार बराबर ड्राइव इंटू हैबिट, जितनी ड्राइव भूख लागेली, जितनी आदत है तीसरे कम करारी, ये बेर गुणा है वो व्यवहार। क्लारकल ने कहा कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस केंद्र के अनुसार अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ हैं। इस केंद्र के मार्थी याद करने के लिए इसे जैविक के अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये जो लगते क्रिया होती थी ये जैविक यानी आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक अनुकूलन सिद्धांत। गणितीय सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूत्र पर आधारित है बी बराबर डी इंटू एच। संरचनात्मकता या निर्मितवाद, कंस्ट्रक्शन थ्योरी यानी जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। संरचनात्मकता का मतलब है ज्ञान की संरचना। निर्मितवाद यानी ज्ञान का निर्माण। संरचनात्मकता शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई। तो जेरोम ब्रूनर जो सिद्धांत है वो आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आवे। बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाओ कि उसके मानसिक योग्यता का विकास हो। कुछ ऐसे टीचर्स ने पाठ पढ़ाए थे जो आज भी आपको याद है। आप सोच रहे होंगे काश सब टीचरों ने ऐसे टॉपिक पढ़ाए होते तो जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा स्वयं ज्ञान की संरचना कर सके या ज्ञान का निर्माण कर सके। अधिगम बढ़ाना, पहले अधिगम का अर्थ, उसकी विशेषता बतानी जरूरी, उसके बाद में पता चलेगा अधिगम होता क्या है। निर्मितवाद स्व केंद्रित क्रिया है, इसमें बालक स्वयं ज्ञान का सर्जन करते हैं। नवीन ज्ञान का निर्माण पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है। निर्मितवाद पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल देता है। यह छात्रों की सक्रियता व तत्परता पर बल देता है। अन्वेषणात्मक यानी खोजपूर्ण अधिगम पर बल देता है। यह बालकों के ज्ञान की पर्याप्तता पर जांच करता है। बालकों के ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करता है। यह बालकों में जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व की भावना जागृत करता है। जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करता है। यह बालकों में आपसी सहयोग व साझेदारी की भावना जागृत करता है। शिक्षक की भूमिका निर्देशक या पथ प्रदर्शक या सरलीकर्ता अथवा सुविधा प्रदाता की होती है। शिक्षक बालकों के साथ संवाद कर सकता है, आपस में बातें कर सकते हैं। प्ले टीचर गाइड नहीं बताएगा नहीं लेकिन गाइड तो करेगा कि ऐसा करो ऐसे करो। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की सहायता नहीं ली जा सकती यानी पासबुक के सहारे नहीं लिखना, खुद उत्तर बना के लिखने हैं। जेरोम ब्रूनर इसके द्वारा बालकों के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। चुनौती वाली स्थिति उत्पन्न करें। छात्र उस समस्या के पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की
तो अंत क्रिया करते हुए समस्या का समाधान निकालते हैं अथवा निष्कर्ष निकालते हैं। निर्मितवाद में आगमनात्मक तरीका अपना यानी उदाहरण से नियम की ओर चलने का। वाइगोत्स्की में भी ये स्कोप फोल्डिंग या मचान आया था। ZPD जोन ऑफ प्रोसेसिंग डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग शब्द है वो जेरोम ब्रूनर ने दिया, ZPD शब्द है वो वाइगोत्स्की ने दिया, लेकिन वाइगोत्स्की ने जो इसको फोल्डिंग शब्द का प्रयोग भले नहीं किया लेकिन इसको काम में लिया है, जिम्मेदारी की भावना थी। शिक्षक की भूमिका पथ प्रदर्शक की होती है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद यानी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन, सामाजिक निर्मितवाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, 3G निर्मितवाद यानी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। संज्ञानात्मक निर्मितवाद है वो जीन पियाजे ने दिया, सामाजिक निर्मितवाद यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शन है वो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया, और 3G निर्मितवाद है वो यानी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये जेरोम ब्रूनर द्वारा दिए गए। 3G रेडी के जेरोम ब्रूनर जवार। जीन पियाजे ने बताया बालक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। सामाजिक निर्मितवाद में सामाजिक व सांस्कृतिक कारक व भाषा के अंदर होता है ज्ञान का निर्माण। 3G निर्मितवाद कहता है कि ज्ञान है वो व्यक्तिगत रूप से निर्मित होते हैं। अधिगम की अवस्थाएं जेरोम ब्रूनर के अनुसार, तो पहली है विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था या क्रियात्मक इनेक्टिव 0 से 2 वर्ष, फिर प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था यानी कि प्रतिबिंबात्मक प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था 3 से 12 वर्ष, जबकि विधि निर्माण वो क्रियात्मक है। फिर चिन्ह, तो ये आइकॉनिक 3 से 12 वर्ष है। फिर चिन्ह आधारित जो अधिगम की अवस्था यानी कि सिंबॉलिक ये 12 के बाद, चिन्ह वाले को सांकेतिक अवस्था भी कहते हैं। जेरोम ब्रूनर बिल्कुल दोनों साथी थे। जीन पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और जेरोम ब्रूनर ने दिया संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। जीन पियाजे संज्ञानवादी, जेरोम ब्रूनर आधुनिक संज्ञानवादी। इनका सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, दोनों संज्ञानवादी है। जीन पियाजे संज्ञानवादी लेकिन जेरोम ब्रूनर आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इनका कहलाता है। आप मुझे बताइए जीन पियाजे ने कितने अवस्थाएं बताई थी? कितने अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई थी? यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, देखिए आपने अभी तक देखिए। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई और जेरोम ब्रूनर ने 3। स्टार्ट करो एक पूछो जेरोम ब्रूनर वाली अवस्था पर। छोटे छोटे शब्दों को बोलना कहा जाएगा वही 0 से 2, लेकिन अनुकरण कहा जाएगा 3 से 12, मूर्त चिंतन भी कहा जाएगा 3 से 12, प्रश्न पूछना भी कहा जाएगा 3 से 12, जो बातें यहाँ 2 में आती थी वो कहा जाएगी 3 से 12, अमूर्त चिंतन कहा जाएगा 12 के बाद, अमूर्त चिंतन कहा जाएगा 12 के बाद, बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए इधर 3 अवस्थाएं। परिकल्पनात्मक चिंतन है वो 12 के बाद होता है। अमूर्त चिंतन 12 के बाद, रंगों को पहचाना 3 से 12। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, डेविड आशुबेल। जेरोम ब्रूनर और आशुबेल दोनों के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। दोनों के सिद्धांत अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। दोनों के सिद्धांत खोजपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। खोजपूर्ण अधिगम पर आधारित है। दोनों की समानता के बावजूद भी एक छोटा सा अंतर है। जेरोम ब्रूनर मानता है कि अर्थपूर्ण अधिगम है वो बालक आगमनात्मक तरीके से इंडिडक्टिव करता है, जबकि डेविड आशुबेल का मानना है कि बच्चा निगमनात्मक रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, अर्थपूर्ण अधिगम करता है, निगमनात्मक तरीके से नियम से सीखता है। आशुकी जो और कुछ की उदाहरण थी आशुकी के नियम है। आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए, जिसमें पहला है रट कर सीखना, रॉट लर्निंग। तो आशुबेल कहते हैं दुर्भाग्य की बात है आज भी टीचर बच्चों को रट कर सिखाते हैं। ये प्रकार भले बताए लेकिन इसके पक्ष में नहीं थे। दूसरा प्रकार अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग, और खुद इसके पक्ष में थे और इसका मतलब होता है समझ कर सीखना। अभिग्रहण सीखना, निर्धारण करना या आत्मसात करना, यानी रिटेंशन लर्निंग। रोट में रिटर्न, रोट में रेत, आंसू के रोट में पड़ी रेत, रटवो मीनिंगफुल रिटेंशन आत्मसात करो साटिंग ले। चौथा प्रकार है अन्वेषण सीखना, यानी खोजपूर्ण सीखना, यानी डिस्कवरी लर्निंग। समस्या का समाधान किस में होता है? अन्वेषण सीखना है खोजपूर्ण में। अगला है क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत, फील्ड और लाइफ स्पेस थ्योरी, यानी सदिश व कर्षण सिद्धांत, यानी वेक्टर्स एंड वैलेंस थ्योरी, यानी तल रूप सिद्धांत, यानी टोपोलॉजी थ्योरी। कुर्ट लेविन ने दिया। तो कुर्ट लेविन को सामाजिक मनोविज्ञान, गतिशीलता, समूह गतिशीलता व संगठनात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, और ये गेस्टोल्टवाद के भी समर्थक हैं। गेस्टोल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन नहीं, तो वहाँ पे कुर्ट लेविन था और साथ में 3 थे, वर्दीमर कोफका-कोलर, तो यहाँ उत्तर से कुर्ट लेविन था। मुख्य भूमिका इनकी है लेकिन समर्थक है कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत में 3 संप्रति बताए हैं, इसलिए इसे 3 फेज थ्योरी भी कहते हैं। तो इन्होंने सूत्र दिया एल लर्निंग बराबर पी और ई का मतलब क्या था? पी मतलब पर्सन और ई मतलब वातावरण एनवायरमेंट। एफ का मतलब फील्ड से, तो जो एल बराबर एफ कोष्टक पी इंटू ई। जैविक प्राणी, सामाजिक प्राणी, मनोवैज्ञानिक प्राणी, भौगोलिक प्राणी। अगर इस तरह से या पी का मतलब है मनोवैज्ञानिक प्राणी से। ई बराबर भी साइकोलॉजी एनवायरमेंट है।
3 प्रति में पहला क्षेत्र या जीवन दायरा। व्यक्ति व वातावरण के अंतक्रिया का प्रतिफल है वो क्षेत्र या जीवन दायरा। तो व्यक्ति व वातावरण की अंतक्रिया का प्रतिफल है। दूसरा है सदिश व कर्षण, यानी कि भौतिक शास्त्र व मैकेनिक्स। सदिश व्यक्ति की वो शक्ति जो व्यक्ति को लक्ष्य के पास ले जाती है। कर्षण वातावरण में उपस्थित वह लक्ष्य जो व्यक्ति को आकर्षित या विकर्षित करता है। तीसरा तल रूप, और ये गणित से लिया गया है। गणित में तल रूप शब्द का प्रयोग आकृतियों के संदर्भ में किया जाता है। जो रबर पेन है उसको ऐसे घुमाएंगे तो वो ऐसा आकार बन जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो वैसा आकार हो जाएगा, लेकिन छोड़ने पर उसका मूल रूप वही रहता है। यानी व्यक्ति जब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ता है तो बीच में कई सारी बाधाएं आती है और तकलीफें आने पर वह शक्ल की भिन्न भिन्न आकृतियां बनाता है। कभी उदास या हताश हो जाता है, तकलीफें दूर होती तो चेहरा खिल जाता है। जब लक्ष्य की ओर बढ़ता है और उसकी बाधाएं आती है तो बाधाओं को दूर करने के लिए वो सूझ का प्रयोग करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को लक्ष्य सूझ सिद्धांत कहते हैं। गोल इनसाइट थ्योरी। टोलमैन का चिन्ह पूर्णाकार या प्रतीक सिद्धांत यानी साइन थ्योरी, ये चूहों पर प्रयोग 1932 में किया। इसमें एक मेज या बुलबुले में ए ग्रुप के चूहों को छोड़ा और भोजन तक वे तीव्र गति से पहुंच गए। बी ग्रुप में उन्हें भोजन नहीं दिया, इसलिए वे तीव्र गति से नहीं पहुंचे। बी ग्रुप के चूहों को पुनः भोजन प्रस्तुत किया, तब वे ए ग्रुप के चूहे जैसे पहुंचे थे उससे भी जल्दी पहुंच गए, क्योंकि भोजन तक पहुंचने का अधिगम उसे पहले से ही पता था, यानी रास्ता उन्होंने पहले से देखा हुआ था और भोजन जहाँ पहुंचना लास्ट था वहाँ जल्दी से पहुंच गए। टोलमैन के अनुसार प्राणी चिन्ह के माध्यम से अधिगम करता है। चूहे के लिए चिन्ह क्या था? भोजन की सुगंध के आधार पर तुरंत ही रास्ता खोज लिया। चिन्ह पूर्णाकार, चिन्ह यानी उद्दीपक यानी कि व्यवहारवाद में से आया, और समग्रवाद यानी पूर्णाकार है वो समग्र कृति यानी कि समग्रवाद में से आया। दोनों सिद्धांतों का मिश्रण है। कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रण है? तो वो चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत को टोलमैन वाला। इसको उद्देश्य आधारित सिद्धांत कहते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड थ्योरी। ग्रुप बी के चूहों को भोजन तक पहुंचने का ज्ञान पहले से था, लेकिन इन्होंने व्यक्त नहीं किया, इसलिए इसे अव्यक्त या गुप्त सिद्धांत लेटेंट लर्निंग भी कहते हैं। संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत। कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी। गुथरी का समीपता अनुबंधन या सामीप्य संबंध सिद्धांत। कंटिन्यूटी थ्योरी। प्रतिस्थापन या स्थापन का सिद्धांत। गुथरी ने 3 साल के एक बच्चे पीटर पर प्रयोग किया। पीटर मिस्टर जॉन्स की गोद में बैठा हुआ है, जो कि जॉन्स पे विश्वास करता है, लेकिन खरगोश से बहुत अधिक डरता है। विश्वास अनुक्रिया है जो मिस्टर जॉन्स के प्रति हो रही है। तो खरगोश को धीरे धीरे पास लाया गया, समीप लाया गया ताकि वो बच्चा विश्वास कर सके, इसलिए समीपस्थ का सिद्धांत। धीरे धीरे पास लाया तो पीटर यही विश्वास खरगोश पे भी करने लगा जो मिस्टर जॉन्स पे था। यानी जॉन्स के ऊपर जो विश्वास था वो स्थापित किस पे हो गया? खरगोश पे स्थापित हो गया, इसलिए स्थापन का सिद्धांत। गुथरी का कहना है कि बालक एक प्रयास से भी सीख जाता है, इसलिए एकल प्रयास या एकहरा प्रयास सिद्धांत कहते हैं। इनके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सरल क्रिया है, जैसे मासिक जलन वगैरह, पेंसिल पकड़ना। जटिल के लिए अभ्यास की जरूरत है, लेकिन इसमें जरूरत नहीं होती है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी नीड हेरार्किकल थ्योरी। मानवतावादी सिद्धांत ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण और व्यवहारात्मक सिद्धांत के खिलाफ में मानवतावादी सिद्धांत आया। मनोविश्लेषणात्मक अचेतन मन की बात करता है, जबकि इसका विरोध किया इसने। व्यवहारात्मक सिद्धांत है वो पशुओं पे प्रयोग करके मानवों पे लागू किया, तो इसका भी खंडन मानवतावादी सिद्धांत करता है। मानवतावादी सिद्धांत अंतरंग स्वरूप पर बल देता है। तो इन्होंने अभिप्रेरणा की बात की है, अंतरंग स्वरूप में अभिप्रेरणा की बात की, और अभिप्रेरणा की बात करते हुए इन्होंने सिद्धांत दिया, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया। मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो 1943 में पेपर ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में किया, तो प्रस्तुतिकरण इसमें दिया। फिर उन्होंने 1954 में एक बुक लिखी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जिसमें सिद्धांत को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। 1954 में किया। मैस्लो ने आवश्यकताओं का जिक्र किया और 5 प्रकार की आवश्यकता बताई। तो पहली दैहिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर संबंध या स्नेह की आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, फिर आत्मानुभूति या आत्म सिद्धि की आवश्यकता। दैहिक या शारीरिक, जब तक यह आवश्यकता पूरी नहीं होती तब तक दूसरी आवश्यकता पर सोच नहीं सकता, भोजन, पानी, स्वास्थ्य, नींद आदि। सुरक्षा की आवश्यकता में भौतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक। तो भौतिक में दुर्घटना, चोट, आक्रमण, बीमारियों से सुरक्षा। आर्थिक में रोजगार और वित्तीय सुरक्षा चाहता है। वैज्ञानिक में मनोवैज्ञानिक है, जिसमें अभिप्रेरणा, पुनर्बलन और सहानुभूति से व्यक्ति सुरक्षित होना चाहता है। सहानुभूति और वैज्ञानिक है, तो सहानुभूति यही एक तरह की सुरक्षा है। फिर संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता, प्रेम एवं स्नेह आता है। मित्रों एवं संबंधियों के बीच में रहना चाहता है, अपने दुखों को कह सके, दूसरों की बातें सुन सके, दूसरों की सलाह ले सके। व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई सुनने वाला हो। सम्मान की आवश्यकता, पद प्रतिष्ठा में तो आत्म सिद्धि की वो सबसे ऊपर रखी है। सबसे पहली कौन सी दी? तो
शारीरिक दी जो कि सबसे नीचे है, कौन सी है तो शारीरिक या जैविक, सबसे ऊपर हो आत्मसिद्धि वाले। अनुभवजन्य या अनुभाविक अधिगम सिद्धांत यानी एक्सपीरियंस्ड लर्निंग थ्योरी, कार्ल रोजर्स, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, मानवतावादी विचारधारा के थे। मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति का नाम किसने दिया था? मैस्लो ने। कार्ल रोजर्स ने अधिगम की मूल प्रकृति का पता लगाने के लिए अधिगम को दो भागों में बांटा। कार्ल रोजर्स ने अधिगम को दो भागों में बांटा, संज्ञानात्मक अधिगम और अनुभवजन्य अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होता है, जबकि अनुभवजन्य अधिगम में इसका उद्देश्य प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना है। तो अनुभवजन्य वो अनुभव पर सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत कहता है कि पुस्तकों के बोझ से बच्चे को नहीं लादना चाहिए। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, इसके लिए विद्यालय में सेमिनार परिचर्चाओं का आयोजन करो, शैक्षिक भ्रमण पर ले जाओ। तो राजू के घुमाए छोकरा निकलो अनुभूति, तो बेरन राजे सिद्धांत मानवतावादी में अनुभव। अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा है, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। क्लार्कल और गुथरी का सिद्धांत भी व्यवहारवादी में आता है। तो संज्ञानात्मक में अल्बर्ट बांडुरा, टोलमैन, कुटलेविन और मैक्सवर्दी में। व्यवहारात्मक में अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, उद्दीपक, अनुक्रिया पर बल दिया जाता है। संज्ञानात्मक है वो संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अंतर्दृष्टि, समस्या समाधान आदि पर बल देता है। व्यवहारात्मक यांत्रिक होता है, जबकि संज्ञानात्मक अवबोध वाला। व्यवहारवाद में धीरे धीरे क्रमिक सीखते हैं, जबकि संज्ञानात्मक में अचानक सीखते हैं। व्यवहारवाद में प्रयास से और संज्ञानात्मक सूझ से। व्यवहारात्मक मंद बुद्धि के लिए और संज्ञानात्मक उच्च बुद्धि के लिए। व्यवहारात्मक शारीरिक क्रिया होती है, जबकि संज्ञानात्मक बौद्धिक क्रिया। व्यवहारात्मक या परिधीय साचर्य उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव, कॉन्ट्रल, सेंट्रल केंद्रीय सेंट्रल और फील्ड थ्योरी। तो मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका, अल्बर्ट बांडुरा, टोलमैन, कुर्टलेविन, क्षेत्रीय जीवनधारा सिद्धांत। 13 में से 9 हो गए, शेष 4 उसमें से जेरोम ब्रूनर और आशुबेल का सिद्धांत वो आधुनिक संज्ञानवाद में आता है। मैस्लो और कार्ल रोजर्स के सिद्धांत है वो मानवतावादी क्षेत्र में आते हैं। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है वो पावलोव का है। कौन सा सिद्धांत सीखने का सिद्धांत नहीं है? तो मैस्लो वाला, क्योंकि ये अभिप्रेरणा का है। ये पढ़ते में बताया था कि ये मुख्य रूप से अभिप्रेरणा का है, सीखने का नहीं है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में क्या सम्मिलित है? तो संज्ञानात्मक की अवस्था जो बताई, क्रियात्मक अवस्था, वो जेरोम ब्रूनर ने बताई थी। विलोम्यता, अंतःप्रज्ञा काल और पूर्व प्रत्यात्मक काल, ये जीन पियाजे ने तीनों बताए थे। निम्नलिखित में कौन ऐसा अधिगम सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो जेरोम ब्रूनर है, बाकी सभी के हैं। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सरलीकृत करने गई। निर्मितवादी उपागम परिणाम किसका है? तो संज्ञानात्मक और सामाजिक। कन्फ्यूजन का ये सिर्फ और सिर्फ निर्मितवादी और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का ही परिणाम। निर्मितवादी सिद्धांत आधार शिक्षण का, इसमें समस्या का समाधान निकलता, इसलिए करके सीखते हैं निर्मितवादी। संज्ञानात्मक अनुभव से संबंधित क्रिया कौन सी? तो कल्पना करना है, इसमें गलती हो सकती है। सूत्र L बराबर F इंटू EP में किसको इंगित कर रहे हैं? E और P। तो E कर रहे हैं वातावरण को और P कर रहा है व्यक्तिगत कारक को। ऐसे दो संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं और आवश्यकताओं की सिद्धांत के आधार पर की है? तो मैस्लो, कार्ल रोजर्स। व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण है वो चिन्ह पूर्णाकार।